नमस्कार दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ उसे खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। जिस दिन आपको यह बात समझ में आ गई उसके बाद आपको यूपीएससी प्री क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। हर साल लाखों लोग यूपीएससी प्री देते हैं और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी प्री नहीं निकाल पाते। इसका सिर्फ एक कारण है, आप चाहे दुनिया का सारा ज्ञान इकट्ठा कर लीजिए, अगर आपने वह नहीं पढ़ा जहां से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है तो इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं, प्री नहीं निकलेगा। लेकिन आपने कम ही पढ़ा है और उन टॉपिक्स को तैयार किया है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके लिए प्री निकालना बहुत आसान है। जिन टॉपिक्स को हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं, अगर आपने सिर्फ इन्हें ही तैयार कर लिया और आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से प्री निकाल सकते हैं। मैं लगातार 2 सालों से आपको सबूत दिखा रहा हूँ। कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस यही से आ रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप जल्दी से इन सारे टॉपिक्स को तैयार करना चाहते हैं तो आप PDF नोट ले सकते हैं। और जो वीडियोज़ आने वाली हैं उनकी भी एडवांस नोट आपको दी जा चुकी है। इसके लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब टॉपिक्स तैयार करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे शांति निकेतन के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसी बहाने उभरने वाला टॉपिक। आप गेस करिए क्या हो सकता है। इसी बहाने हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। वहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आप उसका सही जवाब देंगे तो मैं आपको दिल दूंगा कमेंट में हार्ट दूंगा मैं, और वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्री के लिए महत्वपूर्ण है। वहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बात यह है कि पिछली वीडियोज़ में हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे और उस टॉपिक को पढ़ाने के दौरान मैंने आपसे कहा था कि शांति निकेतन से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है। वीडियो आने वाली है, उसकी नोट दी जा चुकी है। अब आपको ये बताना है कि हम किस टॉपिक को पढ़ रहे थे जिसके दौरान इसकी चर्चा हुई थी। हो सकता है कि आपने वीडियो देखी हो सकता है ना देखी हो। थोड़ा और आसान कर देते हैं। आज जो इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो है 41वां विश्व धरोहर स्थल। लेकिन इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने 42वें विश्व धरोहर स्थल के बारे में पढ़ा था। अब तो आप बता सकते हैं, कहीं से भी पढ़िए, गूगल से सर्च करिए, लेकिन आप बताइए कि वो स्थल कौन सा था। वीडियो आ चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार यूपीएससी यूनेस्को के द्वारा जो चिन्हित विश्व धरोहर स्थल हैं भारत के, वहाँ से प्रश्न पूछ सकती है यूपीएससी। बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिए। देखें आप में से कौन कौन से दोस्त उसका सही जवाब देते हैं। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे और ध्यान से देखिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, किस तरीके से। इस लाइन को पढ़ लेते हैं। हाल ही में शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। सिंपल सी बात है, इसी बहाने तो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगली लाइन है 2010 से ही यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। थोड़ा सा यूपीएससी का मूड हुआ कि चलो थोड़ा घुमा ही लेते हैं, थोड़ा डीप में जाके पूछ लेते हैं। तो 2010 से ही शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिलाने के लिए प्रयास चल रहे थे और शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 41वें, 42वें, 43वें या उसके पहले 40वें, ऐसे करके यूपीएससी थोड़ा सा आगे पीछे घुमा के पूछ सकती है, फिर दिक्कत हो जाएगी। PCS वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो सामान्य बात है, कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ हैं। शांति निकेतन की लोकप्रियता का कारण, ठीक है, इसी बहाने कुछ तथ्य मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो 1862 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने, अब यहाँ एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात। आपको देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ पता है? बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं इतिहास के। अगर आपको कुछ भी पता है, एक लाइन भी पता है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, बड़ा मज़ा आएगा, वो बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, आपको भी मैं दिल दूंगा। ठीक,
आपको देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में कोई भी चीज़ पता है जो महत्वपूर्ण इतिहास पे आपने पढ़ी है तो आपको ज़रूर बताना चाहिए, बाकी दोस्तों को भी पता चलेगा। ठीक है, तो इन्होंने इस प्राकृतिक परिदृश्य को देखा और शांति निकेतन नामक एक घर का निर्माण करके एक आश्रम स्थापित करने का निर्णय लिया। इसका अर्थ है शांति का निवास। शुरुआत कब हो रही है, ध्यान से समझ लीजिए। 1862 की बात है, उनके पिताजी के मन में ख्याल आया था। ठीक है, नाम परिवर्तन को अगर देखें, यह क्षेत्र जिसे मूल रूप से भुवडांगा कहा जाता था, ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण के कारण देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसका नाम बदलकर शांति निकेतन कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछती रहती है, कभी महत्वपूर्ण चीज़ों के जब नाम बदलें, जैसे कि होम रूल लीग का आंदोलन मतलब आंदोलन का नाम बदल दिया गया था आगे चल के, मेरे ख्याल से 1920 में बदल दिया गया था। यूपीएससी ने पूछ लिया अभी हाल ही में, मेरे ख्याल से मतलब 2018-19 के बाद पूछा है यूपीएससी ने शायद। ठीक है, नहीं उसके पहले पूछा होगा, लेकिन पूछा है, कुल मिला के ये कि यूपीएससी ने पूछा है। अच्छा, शैक्षिक विरासत की बात करें, जो काम की बातें हैं, जो तथ्य मैं वहाँ पे विशेष जोर देता हूँ, बाकी कहानी के तौर पे समझते चलिए। 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चुना और ब्रह्मचर्य आश्रम मॉडल के आधार पर एक विद्यालय की स्थापना की। यही विद्यालय आगे चलकर विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। ये विश्व भारती विश्वविद्यालय पे क्वेश्चन अगर बने तो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे कि बात किसकी हो रही है। शांति निकेतन में ही बनाया गया था। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आप इसकी कुछ इमेज देखेंगे। ठीक है, एक तरह से आप देखेंगे, बड़ा आपको अच्छा लगेगा कि ऐसे ही स्कूल होने चाहिए। खुले में पढ़ाई होती थी, मतलब बाग बगीचे टाइप का माहौल है बढ़िया सा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत उन्होंने की थी। नाम आपको ध्यान रखना है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में ये आगे विकसित हुआ, जिस स्कूल की शुरुआत उन्होंने की थी। ठीक, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। स्थल की बात करें, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय ने मानवीय मूल्यों, वास्तुकला, ठीक है, कला, नगर नियोजन और परिदृश्य डिजाइन में इसके महत्व पर बल देते हुए शांति निकेतन को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, आगे अगर संरक्षण की बात करें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण शांति निकेतन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए कई संरचनाओं के जीर्णोद्धार में शामिल रहा है। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं जिसमें मैंने आपको कुछ जैसे शांति निकेतन का उसका विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये तथ्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी किस नंबर पे अभी इसको शामिल किया गया ये महत्वपूर्ण, ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने जैसा कि शुरू में आपसे कहा, प्रश्न अगर बना, मैं इस पे जोर दे रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है, मतलब 2 सालों से तो सबूत दिखा ही रहा हूँ, एग्जैक्टली यूपीएससी उसी तरीके से क्वेश्चन बनाती है जैसे हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ही ऐसा ज्ञानी प्राणी हूँ जो भविष्य देख ले रहा हूँ, मैं जान जा रहा हूँ कि यूपीएससी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने कह दिया तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यूपीएससी के पैटर्न को देखते हुए किस तरीके से किस टॉपिक से लाइनें बनाई जा सकती हैं, किसी भी चर्चित टॉपिक से कैसे चीज़ों को उठाया जा सकता है, ये सब समझ में आता है यूपीएससी के पैटर्न को देखकर। उसे देखते हुए बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि इसको लेकर किस तरह से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे आए भी हैं। उस आधार पर मुझे लगता है कि शांति निकेतन पर अगर क्वेश्चन बना तो वहाँ से डायरेक्ट न बन के रविन्द्रनाथ टैगोर पर बन सकता है। और अगर आप पेपर देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इतिहास के व्यक्तित्व को उठाकर यूपीएससी खूब क्वेश्चंस पूछती है, चाहे महात्मा गांधी हों, भीमराव अंबेडकर हों, सुभाष चंद्र बोस हों, जवाहरलाल नेहरू हों, या फिर और भी व्यक्तित्व रहे हैं जैसे लाला लाजपत राय हों, सबके बारे में जिनका भी नाम मैंने लिया है यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर से भी इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आए हैं, पीसीएस वगैरह में तो खूब आते हैं। तो ध्यान से एक एक चीज़ को समझते चलिए, मैं आपको बताते चल रहा हूँ कहाँ से प्रश्न बन सकता है, उसको ध्यान रखिएगा। इनका जन्म हुआ था 1861 में कलकत्ता में, एक बंगाली परिवार में हुआ था, और 13 बच्चे थे उस परिवार में, उसमें वो सबसे छोटे बेटे थे, मतलब सबसे छोटे थे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टैगोर बहुज्ञ थे, बहुत सारी चीज़ें जानते थे, अब ऐसे ऐसे भारी शब्द आप इग्नोर ही कर दीजिए, और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट थे। बहुज्ञ का मतलब बहुत सारे विषयों में
ज्ञाता कह सकते हैं, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी टैलेंटेड, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वह न केवल एक कवि थे बल्कि एक दार्शनिक, संगीतकार, नाटककार, चित्रकार, शिक्षक, समाज सुधारक भी थे। ये लाइन सामान्य तौर पर पढ़ने में सीधी सीधी लग रही है, लेकिन यूपीएससी इस तरह से लाइनें जब बनाती है तो हम डाउट में आ जाते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन अगर यूपीएससी मतलब इनके बारे में पूछ रही है, एक लाइन दे दे कि ये दार्शनिक थे, संगीतकार थे, नाटककार थे, चित्रकार थे, शिक्षक थे, समाज सुधारक थे, तो हम संदेह में पड़ जाएंगे कि यार संगीतकार सुना है, ठीक है, शिक्षक हो सकते हैं, सुना है हमने, ठीक है, कुछ लोग थोड़ा और पढ़े हैं तो जान जाएंगे हाँ लास्ट में बूढ़े हो गए थे 70 के आसपास, तो इनको चित्र बनाने का शौक आया और बहुत अच्छे चित्रकार बन के उभरे, तो चित्रकार भी हो सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे दार्शनिक थे कि नहीं थे, नाटक इन्होंने कौन सा लिखा पता नहीं, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, किसी व्यक्तित्व के बारे में ऐसे पूछा जाए ना तो, और अगर आपको नहीं आता है तभी आखिरी उपाय मैं बता रहा हूँ, इसको ये मान के मत चलिए कि हमें इसी बहाने कुछ नहीं पढ़ना है। आखिरी उपाय बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, और कहा जा रहा है कि ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ठीक है, उनकी विशेषताएं बताई जा रही हैं और आपको कुछ नहीं आता, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़िए मत, मान के चलिए कि वो हो सकते हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है। मैं उस टाइप के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ कि इन्होंने ये भी किताब लिखी थी, ये भी किताब लिखी थी, ये भी, इसमें गलती हो सकती है। मैं उनकी विशेषता की बात करूँ, पर्सनालिटी के अलग अलग पक्षों की बात कर रहा हूँ। अगर वो कवि हैं और कभी उनकी उनकी रचनाएं दी गई हैं तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये कहा जाए कि ये वकील भी थे, ये राजनीतिज्ञ भी थे, इस टाइप के किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो संभावना रहती है कि वो सारी बातें ठीक हों, सही हों, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, फिलहाल ये वाली बात, ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। नोबेल पुरस्कार विजेता रहे, और ये महत्वपूर्ण बात है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि, सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग्स नामक कविताओं के संग्रह के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई बने। इस लाइन में कई तथ्य हैं और इन सारे तथ्यों में से किसी को भी लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। जैसे 1913 आपको पता होना चाहिए। अभी 2023 में आपने क्वेश्चन देखा होगा, मेरे ख्याल से हथकरघा वही था ना, हथकरघा वाला क्वेश्चन था, उसको पूछ लिया था भंग विरोधी आंदोलन, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, उसके साथ जोड़ के पूछ लिया था कि ये उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था। सोचिए कैसे हमें पता चलेगा। तो जो महत्वपूर्ण, जो चर्चा में है, जो महत्वपूर्ण वर्ष हैं, उनको लेकर पूछा जा सकता है। जैसे कि हो सकता है कि यूपीएससी ये ना पूछे कि 1913 में ये हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा भी कह दे कि जिस वर्ष प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसी वर्ष इनको जो है ये नोबेल पुरस्कार मिला था। अब हमें नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब आपको ये भी बताना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1913 में शुरू हुआ था, आपको बताना है। चलिए मैं बता, 14 में शुरू हुआ था, ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। युद्ध शुरू हुआ दूसरे वर्ष में, यूपीएससी ने ऐसे दे दिया। और ये यूपीएससी का एक कैरेक्टर है कि ऐसे क्वेश्चंस वो लगातार पूछती रहती है। जैसे 2019 में क्वेश्चन पूछ लिया गया, दो क्वेश्चंस बेसिकली पूछ लिए गए थे। एक क्वेश्चन था कि ये फला संशोधन हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, और उसी समय कुछ कानूनों की बात हुई थी, कुछ बदलाव किए गए थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये वर्ष महत्वपूर्ण है, फिलहाल 2024-25 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। गीतांजलि के लिए उनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार। उनकी और भी चीज़ें हैं, रचनाएं हैं, पूछा जा सकता है। गीतांजलि को रिप्लेस करके किसी और का नाम रख दें, और चूँकि वो रविन्द्रनाथ की हैं तो हमें लगेगा कि हाँ भाई इसी के लिए मिला होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। जो बहुत सारे लोग मतलब इमोशनल हो जाएंगे ज़्यादा सोच के, अच्छा इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था तो कहीं उसके लिए मिला होगा, या यूपीएससी ने ऐसे दे ही दिया, तो फिर लगेगा कि अरे ये तो भाई सही बात है, हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी से आपको ये देखना है कि उनकी किताब, मतलब ये किताब थी, कविताओं का संग्रह है, वो अभी भी आप पढ़ सकते हैं लेके चाहें तो उसके लिए मिला था। और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके पहले यूरोप के, अमेरिका के देशों के जो लोग होते थे उनको मिल रहा था। अभी भी आप देखेंगे ज़्यादातर लोग उधर ही के हैं, ठीक है। खैर, नाइटहुड की बात करें, 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम द्वारा
नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जॉर्ज पंचम को आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर महत्वपूर्ण हैं तो उनसे सम्मानित वर्ष भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और 2021 आई थिंक 21, हाँ 21 में ही शायद यूपीएससी ने बाकायदा डेट पूछ लिया था। मैं इसलिए याद दिलाता रहता हूँ ना, ताकि आप थोड़ा गंभीर होकर चीज़ों को समझें कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये वर्ष में फिर से इस जोर दे रहा हूँ, यूपीएससी ने भारत छोड़ो आंदोलन का डेट पूछ लिया था कि 8 तारीख को क्या हुआ था, इसे करके ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं कि कोई भी डेट, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, उनकी डेट। फिलहाल हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ये चर्चा में है, तो ये वर्ष आपको पता होना चाहिए। इस समय नाइटहुड की उपाधि उनको दी गई थी। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, इस पर पीसीएस वगैरह में कई बार पूछे, यूपीएससी का ध्यान नहीं आ रहा है। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ, इस पे तो क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, आपको पता है, हर एग्जाम में। तो उस समय उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, वापस कर दिया था कि ये अपना सम्मान अपने पास रखो, तुम लोगों के पास मैनर नहीं है, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम पता ही नहीं है तुम क्या हो कुल मिला के नाराज़ हो गए थे। अच्छा, राष्ट्रगान के रचयिता, उन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे थे। आपको पता है, एक चीज़ मैं आपको याद दिलाऊं, डेट में कभी कभी मतलब वर्ष में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये बात झूठ नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रश्नों का विश्लेषण किया है, तभी तो मैं सबूत दिखा पाता हूँ। हाल ही में 2021-22 या इसी के आसपास एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसी राष्ट्रगान को लेकर के, रविन्द्रनाथ टैगोर पर ही क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको पता है कि वो क्वेश्चन कौन सा था तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे, जनगण मन भारत के लिए, अमार सुनार बांग्लादेश के लिए, ठीक है। फिलहाल बांग्लादेश का ये राष्ट्रगान है, तो ये आप कह सकते हैं कि इन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मेरे ख्याल से जो जिस प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसमें कोई ऐसी लाइन थी कि इन्होंने किसी को प्रेरित किया था लिखने के लिए, ऐसा कुछ, तो वो उसको आप जो है देख लीजिएगा। साहित्यिक कार्य, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इनके साहित्यिक कार्य को लेकर के, तो देख लीजिए। उनकी साहित्यिक कृतियों में कविताएं हैं, लघु कथाएं हैं। मैंने एक किताब खरीदी थी इनकी बहुत कई साल पहले, कहानियों वाली, तो मुझे अच्छी लगी थी, काफ़ी बढ़िया कहानियाँ लिखते थे। उपन्यास हैं, निबंध हैं, नाटक हैं, ये सब शामिल हैं। उनके कुछ उल्लेखनीय कार्यों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक सेपरेट क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि द होम एंड द वर्ल्ड, गोरा, गीतांजलि को छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है, घारे बैर, मानसी, ऐसे करके, बाल का, सोनार तोरी, सोनार बांग्ला करके है तो फिर तो गेस कर सकते हैं, इसको भी हटा दीजिए, और या फिर काबली वाला, इनमें से किसी को भी लेकर के ऐसा बनाया जा सकता है कि ये नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये किस व्यक्ति की रचनाएं हैं। दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा। इनमें से ये तो बहुत फेमस है तो आप गेस कर लेंगे, ये अभी आप गेस कर सकते हैं। बाकी का नाम दे करके, इनमें से 2 या 3 या 4 का नाम दे के पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति की रचनाएं हैं। इसी को पलट देते हैं, ठीक है, और ऐसे कर देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं, और उसके बाद ये ऑप्शन दे दिए जाएं। या फिर यूपीएससी थोड़ा सा और खेलना चाहती है तो एक दो रचनाएं किसी और राइटर की दे दे। इसलिए ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए, नोट है, बार बार उसे रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्हें इनके गाने, एक गाना था, अभी भी आपने इसको सुना होगा, एकला चलो रे, एकला चलो रे, इसके लिए भी याद किया जाता है। बहुत बार इसको अलग अलग तरीके से मोटिवेशन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और गाना तो है ही, ठीक है। अच्छा, समाज सुधारक के तौर पे इनकी क्या बातें ध्यान रखनी है? वह सामाजिक सुधार, एकता, सद्भाव और सहिष्णुता के विचारों को बढ़ावा देने के समर्थक थे। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आलोचना की तथा भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। एक चीज़ तो मैंने नोट किया है, निबंध वाले, मेरे पास समय मिलेगा तो मैं प्री के बाद आपको ना पूरा कोटेशन का एक वीडियो देना चाहता हूँ, जिसके लिए निबंध के लिए फिर आपको कहीं से कोटेशन ना इकट्ठा करना पड़े। मेरे पास बहुत अच्छी नोट है, तो मेरे पास इनका कोटेशन है। ये ऐसे मतलब आ गया, समाज की बात आ गई तो मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्र के विचार को ना ये समर्थन नहीं देते थे,
मतलब इनका मानना था कि राष्ट्र राष्ट्र खेलते खेलते ना हम दुनिया को अनेकों हिस्सों में बांट देते हैं। ये सब फालतू की बातें हैं, एक तरह से मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ। तो इसी बहाने मैंने वो बात कह दी, दो बातें। एक तो निबंध वाली वीडियो मैं देना चाह रहा हूँ, दूसरी बात कि राष्ट्र को लेकर के इनके विचार वैसे नहीं थे जैसा कि बाकी राष्ट्रवादियों के हैं। ठीक है, इनका दर्शन क्या है? दर्शन की बात करें, मानवतावाद, बहुत इसी असली जोर तो इसी पे दे रहे थे। आध्यात्मिकता, प्रकृति तथा मानवता के बीच संबंध के महत्व पर जोर देना। इनके पूरे जीवन को आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें साफ साफ झलकती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस वगैरह में कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 के आसपास, तो आपको पता ही है कि विदेशी वस्तुओं को नष्ट किया जा रहा था, जलाया जा रहा था। उस दौरान इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी के इस विचार का विरोध किया था कि कपड़े, विदेशी कपड़ों को हम जला के एक तरह से वो करेंगे। इन्होंने कहा कि ये तो एक तरह की बर्बादी है, ये नहीं होना चाहिए, क्यों वो कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे ना गांधी जी की बात भी अच्छी लगती है एक एंगल से, जब वो कह रहे हैं कि भाई हम विदेशी प्रतीक को ख़त्म कर रहे हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम खुद से कर लेंगे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और भी तर्क गांधी जी के थे, वो अपनी जगह वो भी ठीक लगता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, ये तो बर्बादी है, अपने पैसे से खरीदे हो कोट पैंट, जो भी कपड़ा खरीदा है, जो भी चीज़ें खरीदी हैं, उसको जला रहे हो। इनकी भी बात ठीक लगती है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस वगैरह में कि इन्होंने किस बात का विरोध किया था। इसी तरह से घुमा फिरा के ये क्वेश्चन बनता है, तो ये भी ध्यान रखिए। हो सकता है कि यूपीएससी उसमें शामिल कर ले, भले यहाँ ना लिखा हो, तो पढ़ रहे हैं तो कुछ बातें एक्स्ट्रा हो जाएं तो अच्छी बात है। साहित्यिक शैली की बात करेंगे, टैगोर की लेखन शैली को उनके गीतात्मक और दार्शनिक गुणों द्वारा चिन्हित किया जाता था। वो गीत वाले स्टाइल में लिखते थे, बहुत दार्शनिक बातें भी उसमें करते थे। ठीक है, जो अक्सर प्रेम, प्रकृति तथा आध्यात्मिकता के विषयों को की खोज करती थी। ठीक है, मृत्यु के बारे में क्या कहना है? 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये बस ये बातें हैं। उसके बाद से हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। यह टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको मेरे ख्याल से दो ही बातें याद रखनी है, बाकी पूरी कहानी समझनी है। हाँ, कुछ बातें हो सकती हैं कि मेंस के लिए आप याद करके रखें, कहीं नोट कर लें अलग से, तो हेल्प करेंगी, लेकिन आपको कहानी समझनी है। ठीक है, मैं पढ़ता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, खूब आराम से सुनते जाइए। यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, अलग तरीके से घुमा के फिर क्वेश्चन पूछ सकती है। टॉपिक क्या है? पैतृक संपत्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। पैतृक संपत्ति का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि माता पिता की संपत्ति है, अब उनके बाद किसे मिलेगी, तो बच्चों में बांट दी जाती है। जो ये मामला है इसी बारे में है। ठीक है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि शून्य अथवा अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे मिताक्षरा कानून के तहत संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में अपने माता पिता का हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये शून्य और अमान्य विवाह क्या होता है। ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे तो कई सारे दोस्तों को इतने से समझ में आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी समझेंगे। हालांकि इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि ये बच्चे परिवार में किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति में अथवा उसके अधिकार का हकदार नहीं होंगे, सिर्फ माता पिता की संपत्ति में होंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिए ज़रा। चलिए, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये शून्य विवाह क्या, कौन सी बात है, और अमान्य विवाह कौन सी बात है। क्योंकि कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि शून्य विवाह या फिर अमान्य विवाह के तहत जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें भी हक मिलेगा माता पिता की संपत्ति में। समझते हैं, शून्य विवाह ऐसा विवाह है जो शुरू में वैध होता है, लेकिन यदि कोई पक्ष इसे रद्द करना चाहे तो इसमें व्याप्त कुछ दोष अथवा शर्तों के तहत इसे रद्द कर सकती है। विवाह को अमान्य मान लिया जाता है, लेकिन शादी हुई है, साथ में रहें तो बच्चा भी तो हो सकता है, उसका क्या होगा? है अमान्य विवाह की क्या बात है भाई? वह विवाह जिसे शुरू से ही अमान्य माना जाता है, जैसे कि कानून की नज़र में कभी अस्तित्व में ही नहीं था। जैसे कि कुछ लोगों ने भाग के शादी कर लिया, किसी ने कोई मान्यता ही नहीं दी है। बाद में हो सकता है कि घर वालों ने पकड़ लिया, जैसे मान लेते हैं, मैं मतलब काल्पनिक कहानी बता रहा हूँ कि दो युवा युवती, उनको प्रेम हुआ, घर से निकल गए, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, भाग गए और साथ में रहने लगे। बाद में क्या हुआ कि इनसे कोई पुत्र या पुत्री हुई,
और लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले ले गए इनको अपने घर। अब लड़की अभी मान लेते हैं प्रेग्नेंट है, गई वहाँ पे डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ। मान लेते हैं लड़के के घर वाले मतलब अमीर हैं, जो भी है, वो लड़का जो अभी हाल ही में पिता बना है, वो मान लेते हैं कि उसकी शादी कहीं करा दी जाती है, कल्पना करते हैं इसे, उसकी शादी कहीं और करा दी जाती है, उसका फिर से एक परिवार बन जाता है। ठीक। अब और ये जो युवती है, जो लड़की है, इसका जो बच्चा हुआ है, अब ये जो बच्चा है जो कि अमान्य विवाह के तहत आया है, जिस विवाह को मान्यता नहीं दी गई थी, क्योंकि इन्होंने ना तो कहीं रजिस्टर कराया था अपने विवाह को, कोर्ट मैरिज भी कर सकते थे, नहीं किया था। कोर्ट मैरिज कर लेते तो अलग बात होती, दूसरा मामला बनता। तो ना रजिस्टर कराया था, ना सामाजिक तौर पर एक तरह से जैसे नॉर्मल अरेंज मैरिज होता है वैसे हुआ था, तो अमान्य विवाह है। अब वो बच्चा अगर ऐसे आता और कहता कि इस संपत्ति में मेरा हक है। आपने पुष्पा मूवी देखी है, जो पुष्पा की कहानी है उसमें लगभग ऐसा मामला है, मतलब सेम तो नहीं है लेकिन ऐसा ही मामला है। पुष्पा जिस व्यक्ति का पुत्र है, उसी गांव में उनके पिता ने एक घर दे दिया था उनकी माता को रहने के लिए, लेकिन कुछ मामले ऐसे थे, शादी नहीं किए थे। ठीक है, मतलब साथ में रह रहे थे, शादीशुदा टाइप का ही मामला था, लेकिन उस तरह से नहीं कि समाज में एक्सेप्टेंस मिला हो जो भी है। अब पुष्पा के सामने बड़ा ही टॉर्चर करने वाला माहौल है। ठीक है, उसके घर जो उसके भाई हैं वगैरह, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं, तुम नहीं रह सकते। अब ये कोर्ट का फैसला आने के बाद पुष्पा जाके कह सकता है कि अब इसमें मेरा भी हक बनता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मेरा भी है। तो कहने का मतलब ये जो बच्चा है, वापस आते हैं लव स्टोरी पे, ये बच्चा पहले जाता और कहता कि मेरे पिताजी रहे हैं, भले इनकी शादी कहीं और हो गई, बाद में और भी बच्चे हो गए, लेकिन इनकी जो कमाई हुई संपत्ति है इसमें मेरा भी हक है, क्योंकि मैं भी इनका ही पुत्र हूँ, पुत्री हूँ। ठीक है, पहले मना किया जा सकता कि नहीं, तुम पुष्पराज तुम जाओ अपने हिसाब से करो। ठीक है, अभी नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनको भी हक मिलना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। काम की बातें इधर है, कुछ पृष्ठभूमि है, बहुत सारे पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड में कई सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए मैंने कहा कहानी के तौर पे समझ लीजिए, काम की चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। एक मामला आया था। ठीक है, ये नाम मैं जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूँ, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, चलिए पढ़ ही देते हैं। रेवन्ना सिदप्पा बनाम मल्लिकार्जुन 2011 वाद में यह फैसला दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के संदर्भ में दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अमान्य या शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के हकदार हैं, चाहे वह संपत्ति स्व अर्जित हो, खुद से कमाया हुआ हो, या फिर पैतृक हो। यानी कि अगर हम इसी केस में देखें तो ये जो बच्चा है, जो कि अभी उस पहली पत्नी से मतलब उत्पन्न हुआ है, लव स्टोरी वाली कहानी पे जाते हैं। ठीक है, तो वो आया कह रहा है कि हमारे भी पिता हैं, हमारी भी इनकी कमाई में हमारी हिस्सेदारी है। तो उन्होंने, इस व्यक्ति ने खुद से कमा के घर बनाया, खेत खरीदा, उसमें भी हिस्सेदारी हो सकती है, या फिर इसके पिताजी से जो इसको हक मिला। मान लेते हैं कि ये 3 भाई थे, 2 भाई थे, तो अपने पिता से यानी कि पैतृक तौर पर इसको जो हक मिला है उसमें फिर इसके पुत्र, ये जो आया है हक मांगने, इसका भी हक होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये बात इस समय कही गई थी, 2011 में भी कही गई थी। ठीक है, यह मामला हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16(3) में संशोधित प्रावधान से संबंधित था। इस फैसले ने ऐसे बच्चों की विरासत या पैतृक संपत्ति संबंधी अधिकारों को मान्यता देने की नींव रखी थी। ठीक है, अब फैसले की बात करते हैं थोड़ा और विस्तार से। बस कहानी है, समझ लीजिए, और इसका मतलब ये नहीं कि ये प्री के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि बस ऐसे कहानी के तौर पे ले लिए हैं तो प्री में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आएगा। सिर्फ तथ्य 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 खेलने से नहीं काम चलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझ लेने से ही तथ्य समझ में आते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे तथ्य अभी मैं पूछ लूँगा ना, तब आपको समझ में आए कि अच्छा ये भी था। तो ध्यान से सुनिए। विरासत हिस्सेदारी का निर्धारण। अब क्या है, शून्य अथवा अमान्य विवाह से किसी बच्चे के लिए विरासत में हिस्सा प्रदान करने की दिशा में पहला कदम पैतृक संपत्ति में उसके माता पिता की सटीक हिस्सेदारी का पता लगाना है। ठीक है, तय करें, पता लगाएंगे कि हाँ भाई कितना इनका असली हिस्सा है, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। इस निर्धारण में पैतृक संपत्ति का काल्पनिक विभाजन करना शामिल है।
ताकि उस हिस्से की गणना की जा सके जो माता पिता को उसकी मृत्यु से ठीक पहले प्राप्त हुआ होगा। ऐसे नहीं मान लेते हैं कि किसी के पास मान लेते हैं कि 4 एकड़ ज़मीन है, उसके 4 पुत्र हैं, तो ऐसे ही कल्पना कर सकते हैं कि ठीक है 1-1 एकड़ तो मिल ही जाएगा। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इनको इतना मिला होगा, फिर उसमें हिस्सा ले लेंगे। ठीक है, आगे विरासत का कानूनी आधार क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16। अब कई कई क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं जो खासतौर से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में, मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, प्री में भी आए हैं, तो उसकी धाराओं से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो धारा 16 है, शून्य या फिर अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है, या ऐसे बच्चों की अपने माता पिता की संपत्ति पर अधिकार निर्धारित करती है। यानी कि कानून में ये बात कही गई है। समान वितरण विरासत अधिकार क्या है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को पैतृक संपत्ति को विनियमित करता है। ठीक है, जो पैतृक संपत्ति को विनियमित करता है, ये भी जो है ना, इस कानून के तहत भी पैतृक संपत्ति का रेगुलेशन होता है। इसके तहत शून्य या फिर अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैध परिजन माना जाएगा। ठीक है, जब पारिवारिक संपत्ति विरासत में मिलने की बात आती है तो उन्हें नाजायज नहीं माना जा सकता, तो इसमें भी बात की गई है। ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का प्रभाव अगर देखें तो न्यायालय ने कहा कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में एक मृत व्यक्ति का हिस्सा वसीयत अथवा बिना विरासत के उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसको बस ऐसे ही समझ लीजिए। इस संशोधन ने उत्तरजीविता से परे विरासत के दायरे का विस्तार किया और महिलाओं तथा पुरुषों को समान उत्तराधिकार प्रदान किया। ठीक, अब ये चीज़ समझ लीजिए। जून 2022 में कट्टुकुंडी एडाथिल कृष्णन, तो कृष्णन सिर्फ याद रखिए, तथा अन्य बनाम कट्टुकंडी एडाथिल वल्सन, ठीक है, और अन्य, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? ये नाम बड़े ही टफ हैं, तो इसमें न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लिव इन रिलेशन में जो पार्टनर रहते हैं उनसे अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको भी वैध माना जाएगा। अब आपको मैं ये चीज़ क्यों पढ़ा रहा हूँ? अब मान लीजिए यूपीएससी का मूड आया और यूपीएससी ने कह दिया, अभी संसद में एक बिल आने वाला था जिस पे चर्चा हो रही थी कि लिव इन रिलेशन को अवैध माना जाए। अब यूपीएससी उस चीज़ को लेकर भी पूछ ले कि बताइए किस कानून में या किस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लिव इन रिलेशन के तहत जो बच्चा पैदा हुआ है वो वैध माना जाएगा। फंस गए ना, दिक्कत आ जाएगी। तो ये जो कहानी है, हंसी मजाक जो चल रहा है, हालांकि हंसी मजाक में लेना नहीं है इसको अच्छे से समझिए और काम की चीज़ें जो बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिए। तो इसे वैध माना जा सकता है, ये कहा गया। यह एक तरह से सशर्त है कि संबंध दीर्घकालिक होना चाहिए, न कि आकस्मिक प्रकृति का होना चाहिए। ठीक है, आप समझ ही रहे हैं। अच्छा, बेटी की विरासत के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, कुछ फैसले ऐसे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, मतलब मेंस में क्या ही पूछे जाएंगे, मेंस में आप लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है जिसमें इस बात की रिक्वायरमेंट हो कि आपको पता होना चाहिए कि बेटियों के विरासत के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या बातें कही हैं, किस वाद में, आपको पता होना चाहिए। और इसी को लेकर के घुमा फिरा के एक लाइन यूपीएससी पूछ सकती है। तो ध्यान से समझ लीजिए, कुछ वाद हैं महत्वपूर्ण। अरुणाचल गौंडर बनाम पोन्नुसामी 2022, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बिना वसीयत के मरने वाले हिंदू पुरुष की स्व अर्जित संपत्ति, कोई व्यक्ति बिना वसीयत बनाए मर गया, वसीयत वगैरह जो आप फिल्मों में देखते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो बड़े मतलब ठीक ठाक जिनकी कमाई होती है, ज़मीन होता है, जायदाद होती है, तो वो वसीयत बनाते हैं। आम आदमी जिसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है वो क्या ही वसीयत बनाएगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति मर गया, ठीक है, उसकी जो खुद की कमाई है या फिर विरासत में जो उसे मिला है, ठीक है, तो विरासत द्वारा हस्तांतरित होगी, न कि उत्तराधिकार द्वारा। ये थोड़ा सा बात वही हो गई कि ये विरासत के द्वारा जैसे बांटी जाएगी बाकी लोगों में जो उसके बच्चे हैं,
न कि ऐसे कि इसके बाद उत्तराधिकारी कौन है इसको दे देते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि ऐसी संपत्ति बेटी को विरासत में मिलेगी, ठीक है, जो कि बंटवारे के माध्यम से प्राप्त सामुदायिक संपत्ति के अलावा होगी, ठीक है, इसमें भी उसकी हिस्सेदारी होगी, ये कहा गया। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 का मामला है। इसमें कोर्ट ने क्या कहा था कि एक महिला या बेटी को भी बेटे के समान संयुक्त कानूनी उत्तराधिकारी माना जाएगा और यह पैतृक संपत्ति को पुरुष उत्तराधिकारी के समान ही प्राप्त कर सकती है। हमारे समाज में कानूनी तौर पे ये बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसको होने में अभी समय लगेगा। पुरुषों का वर्चस्व इतना भयानक तरीके से है इस चीज़ पे कि आप खुद देखिए, अपने आसपास देखिए, पड़ोस में, हो सकता है अपने परिवार में देखिए कि ये सामान्य तौर पर ये मान्यता है कि ठीक है बेटी पराई धन है, वो तो शादी हो जाएगा चली जाएगी, जो खेत है, ज़मीन है, घर है, ये सब पे तो भाइयों का ही है। बस उस मामले में सोचा जाता है जिसमें सिर्फ बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, सिर्फ एक बेटी है, तो ये हो गया कि भाई अब कोई है नहीं, तो जो मतलब जिनकी बेटियां हैं उनके दामाद इनके साथ हिस्सा ले लेंगे, बस उस मामले में। बाकी अगर एक भी लड़का है, 4 बेटियां हैं, तो चारों बेटियों को कुछ नहीं मिलेगा, उस लड़के को ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो समाज को थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा, समय आएगा, धीरे धीरे लोग सीख जाएंगे। फिलहाल इसमें यह कहा गया कि वो प्राप्त कर सकती हैं, बात ध्यान रखिएगा, भले ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम में कहाँ गया हो ये इसके अधिनियम 2005 के प्रभाव में आने से पहले पिता जीवित नहीं था। कहने का मतलब ये है कि ये तो 2005 में बात अच्छे से कही गई थी, पिता, वो जो पिता था उसके पहले ही मर गया था, मतलब मृत्यु हो गई थी। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ इसे शब्द, तो ये मत समझिए कि मैं किसी पिता को सम्मान नहीं दे रहा हूँ, ये ऐसे कहने, हंसी मजाक में कहने की बात है, हर व्यक्ति सम्माननीय है। तो भले ही वो व्यक्ति पहले जीवित नहीं था इसके आने के पहले ही, फिर भी ये बात उस पर लागू होगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मिताक्षरा कानून, हालांकि मिताक्षरा कानून के बारे में अभी आगे भी है, दाय भाग और मिताक्षरा, ये ऊपर थोड़ा दे दिया गया तो पढ़ लेते हैं, बाकी इसके बारे में समझाना, इसी पे तो क्वेश्चन ही पेश ने पूछा था। मिताक्षरा कानून में भी कुछ बातें हैं। मिताक्षरा कानून एक कानूनी और पारंपरिक हिंदू कानून प्रणाली है। हमारे देश में हिंदू धर्म के तहत भी बहुत सारे परिवार समाज को चलाने के एक तरह से कानून है जो चल रहे हैं, उस हिसाब से चीज़ें होती आ रही हैं। मुस्लिम धर्म में भी आप देखेंगे ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इस्लाम में, ठीक है, तो ऐसा है। तो उसमें क्या है, प्रणाली है जो मुख्य रूप से हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों के बीच विरासत और संपत्ति के अधिकारों के नियमों को नियंत्रित करती है कि कैसे, जैसे संयुक्त परिवार है उसमें जो संपत्ति है उसका बंटवारा कैसे होगा, किसको क्या मिलेगा, इसके बारे में बात हुई है। यह हिंदू कानून के 2 प्रमुख स्कूलों में से, अब स्कूल का मतलब यहाँ वो वाला स्कूल मत समझिए कि हम मतलब पढ़ने जाते हैं ना कक्षा 5वीं 6वीं में तो स्कूल बोलते हैं, वो वाला स्कूल नहीं। आप कह सकते हैं जैसे यहाँ पे आपने जेएनयू के बारे में सुना होगा, जो डिपार्टमेंट है उनको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी ऐसे कहा जाता है। तो आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि एक विचारधारा या एक थॉट प्रोसेस या एक इस तरह की कोई बात जिसमें कोई खास संदर्भ लिया गया है, कोई खास बात की गई, तो इसे सोचने, पढ़ने, समझने के लिए उसको एक स्कूल वाले शब्द में मतलब ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके 2 स्कूल हैं, 2 भाग हैं, 2 पक्ष हैं आप कह सकते हैं, ठीक है, तो वो है। और दूसरा जो है वो दायभाग स्कूल है, दायभाग इसका पक्ष है आप कह सकते हैं। उत्तराधिकार का मिताक्षरा कानून पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है। ये बातें आपको अब ध्यान रखनी है, यहाँ भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये लाइन आपको पता होना चाहिए कि उत्तराधिकार का जो मिताक्षरा वाला कानून है, जो ये नियम है, वो पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर, यानी कि यहाँ पर जब मिताक्षरा नहीं लग रहा है तो क्या होगा, दायभाग लग रहा होगा, ये कानून लग रहा होगा, ठीक है। पूरे देश में ये मिताक्षरा कानून लागू है। हिंदू धर्म के हिसाब से अगर बात करें तो हिंदू धर्म में, ठीक है। अब इन दोनों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले समझे कि मिताक्षरा कानून क्या है। कानून से यहाँ मतलब फिर समझा देता हूँ, ये वो कानून नहीं है जो संसद ने बनाया है, ये धार्मिक मान्यताओं के तहत कानून है जिसको परंपरागत रूप से हम मानते आए हैं। हिंदू धर्म के लोग हों, मतलब फिलहाल हिंदू धर्म की बात हो रही थी, हिंदू धर्म के लोग मानते आए हैं, उस हिसाब से संपत्ति का बंटवारा होता आया है। तो मिताक्षरा शब्द याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी एक टिप्पणी के नाम पर लिया गया।
ये मिताक्षर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ से पूछा जा सकता है। इसमें और बात क्या है, इसका अनुसरण भारत के सभी भागों में किया जाता है तथा बनारस, मिथिला, महाराष्ट्र और द्रविड़ स्कूल में विभाजित है। मतलब इसके अंदर भी और भी पक्ष निकल के आते हैं और भी चीज़ें निकल के आती हैं, तो उनका फिर उप विभाजन कर दिया गया। यह एक साप्ताहिक का हिस्सा परिभाषित नहीं करता किसको कितना मिलेगा, और इसका निपटान नहीं किया जा सकता, ठीक है। जिसमें ये कहा गया सभी सदस्य, यहाँ देखिए ये वाली लाइन महत्वपूर्ण है, सभी सदस्य पिता के जीवन काल के दौरान सहदायिकी अधिकार प्राप्त करते हैं। सहदायिकी का मतलब समझ रहे हैं, अपना अपना हिस्सा किसको कितना मिलेगा, कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अभी पिता जीवित है, उसी समय ये तय कर लिया जाता है कि किसको कितना मिलेगा। कई बार आपने देखा होगा पिता ही बंटवारा कर देते हैं, वो ये भी तय कर लिया जाता है कि पिताजी किनके साथ रहेंगे, माताजी किनके साथ रहेंगी, है ना। तो ये जो है ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अभी पिता के जीवन काल में ही ये चीज़ें मतलब तय हो जाती हैं, प्राप्त हो जाता अधिकार। एक साप्ताहिक का हिस्सा परिभाषित नहीं है और इसका निपटान नहीं किया जा सकता, फिर बात वही रिपीट हो गई। एक पत्नी बंटवारे की मांग नहीं कर सकती है, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे अपने पति और बेटों के बीच किसी भी बंटवारे में हिस्सेदारी का अधिकार है। समझ रहा है, पत्नी ये नहीं कह सकती कि बंटवारा करो, बंटवारा करो जरूरी है, लेकिन उसे अपने पति और बेटों के बीच किसी भी बंटवारे में हिस्सेदारी का, जब बंटवारा होगा तो हिस्सेदारी मिलेगी। मुझे ध्यान आ रहा है, अगर मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मेरे मामा के यहाँ ऐसा हुआ कि बंटवारा हुआ था, मुझे मतलब बाद में पता चला, वो तो बहुत पहले का हुआ होगा। तो उसमें क्या था कि मामा लोगों के हिस्से में ज़मीन आई, घर का मतलब घर की ज़मीन, खेत की ज़मीन, ये सब आया था। और नाना जी मेरे बहुत पहले गुजर गए थे, तो नानी थी। तो ऐसा हुआ था कि उनके लिए अलग से एक खेत का एक हिस्सा उनको दिया गया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे बो रही हैं, उसी में वो उसी से गुजर बसर कर रही हैं। उसका सेंस ये था कि मान लेते हैं कि अगर कोई कोई मतलब ये परंपरा है वैसे, अगर मान लेते हैं कि 4 लोग हैं, चारों में से किसी ने भी इनके पालन पोषण की जिम्मेदारी नहीं लिया। पालन पोषण करना पड़ता है भाई, सिर्फ छोटे बच्चों का पालन पोषण नहीं कर, जो बूढ़े हो गए हैं उनकी भी तो देख रेख करनी पड़ती है। तो अगर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली तो इनके पास इतनी संपत्ति होनी चाहिए कम से कम कि उससे वो अपना गुजर बसर कर लें। तो अगर मान लेते हैं कि कोई 4 में से किसी एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं हम माता जी को की सेवा करेंगे, उनको अपने साथ रखेंगे, तो वो जो हिस्सा दिया गया, वो जो संपत्ति उस औरत को या उस पुरुष को दी गई है, जैसे मेरे मामले में नानी को दी गई थी, तो वो भी उनको मिल जाएगी। जैसे मान लेते हैं 4 भाई हैं, ठीक है, ये 4 भाई हैं, 3 भाई मान लेते हैं, इन तीनों को ये जो है ज़मीन का टुकड़ा दे दिया गया, और मान लेते हैं ये रही मेरी नानी, इनका ज़मीन ये है, ठीक। अब इन तीनों में से किसी एक ने, मामा ने कहा कि मैं माता जी को अपने साथ रखूँगा, इनकी सेवा करूँगा, तो इनकी जो ज़मीन है, इनको जो संपत्ति मिली है नानी के हिस्से में, उस पे इनका अधिकार रहेगा फ़िलहाल। अगर खेत की बात करें तो उस खेत में फसल ये बोएंगे, उसको ये काटेंगे और नानी जी की सेवा करेंगे, इस तरीके से। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पत्नी बंटवारे की मांग नहीं करेगी, लेकिन जब बंटवारा होगा तो हिस्सेदारी का अधिकार है, उन्हें भी मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दायभाग कानून में क्या है जी, एक पत्नी बंटवारे की मांग नहीं कर सकती, लेकिन उसे अपने पति और बेटों के बीच एक मिनट, ये यहाँ पे गड़बड़ है, रुकिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये उसी में से आ गया है, ठीक है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं इसकी बात। इसका अनुसरण बंगाल और असम में किया जाता है। इस लाइन को आप जो है ऊपर वाली लाइन में वो कर दीजिएगा, ठीक है, मान के चलिएगा, ये कैंसिल यहाँ से करते हैं। ये वाली बात महत्वपूर्ण है। दायभाग हमने ऊपर भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था ऊपर, दूसरे रूप में पढ़ा था कि मिताक्षरा बंगाल और असम में लागू नहीं होता है, उसको छोड़ के पूरे देश में लागू होता है। बच्चा कौन, दायभाग, दायभाग कहाँ लागू होता है, बंगाल और असम में लागू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पुत्र के पास जन्म से स्वतः स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं होता। अभी मिताक्षरा में हमने क्या पढ़ा, पिताजी हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसके पहले हिसाब किताब लग जाता है, बेटों में कितना कितना संपत्ति, कितनी संपत्ति आएगी, ठीक है। यहाँ क्या है, पुत्र के पास जन्म से स्वतः स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं होता।
लेकिन वह इसे अपने पिता की मृत्यु पर प्राप्त कर सकता है। पिताजी जब चले जाएंगे दुनिया छोड़ के, तब उस संपत्ति पे ये पुत्र अधिकार कर सकता है, इसी का है। ठीक है, वो दोबारा तो आएंगे नहीं देखने। पिता के जीवित रहने पर पुत्रों को सहदाई अधिकार प्राप्त नहीं होते। ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरह से यूपीएससी ने सेंटेंस बनाए थे इन चीज़ों को लेकर के। ठीक है ना। तो अगर पिताजी जीवित हैं तो उनको अभी कोई अधिकार नहीं मिलेगा, वो संपत्ति पिताजी की ही है। प्रत्येक सहदायिक का हिस्सा परिभाषित किया गया है। इसमें डिफाइंड है अच्छे से कि किसको कितना मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से मिलेगा और उसका निपटान किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ महिलाओं के लिए समान अधिकार मौजूद नहीं है। अभी हमने ऊपर क्या कहा कि महिला को भी अधिकार मिलेगा मिताक्षरा में। यह महिलाओं के लिए समान अधिकार नहीं है दाएं भाग में, क्योंकि बेटे विभाजन की मांग नहीं कर सकते क्योंकि पिता पूर्ण मालिक है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे महिलाओं के लिए वो नहीं है, अधिकार नहीं है। प्लस बेटों के लिए तो हमने ऊपर भी पढ़ा कि ये नहीं कह सकते कि बांटो बांटो हमें चाहिए, हम जा रहे हैं बेच बाच के अपना कुछ नया बिजनेस करेंगे। पिताजी कहेंगे तो अपने दम पे करो, मेरे संपत्ति पे क्या नज़र गड़ाए हो। ठीक है, ये उपाय है, मतलब ये बातें इसमें की गई हैं। अब ये सारी कहानी आपने पढ़ ली है। अब मैं सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। दाएं भाग में और मिताक्षरा में दो अंतर आपको बताने हैं, सिर्फ दो अंतर। कमेंट में दो अंतर बताइए लिख के, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं आपको क्या दूंगा, दिल दूंगा, हार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से फैक्चुअल चीज़ें आपको दिखेंगी। अभी तक हमने इस टॉपिक में कहानी देखी, अब फैक्ट्स देखते हैं। महत्वपूर्ण है, ब्रिक्स से क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि लगभग हर साल कभी कभी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन तीन प्रश्न भी आए हैं। यूपीएससी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से प्रश्न पूछती है। और फिर से बता दूं, इसी लगे हाथ एक चीज़ और, कि ऐसा नहीं है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से प्रश्न बन जाएगा। जो संस्थाएं वैश्विक स्तर पर महत्व रखती हैं प्लस हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, यूपीएससी वहीं से प्रश्न पूछती है। और जिस टॉपिक को हम सामने देख रहे हैं, इन दोनों पैरामीटर्स पे ये खरा उतरता है। ठीक है, तो हम ब्रिक्स के बारे में अभी पढ़ेंगे, ध्यान से समझिए। हाल ही का मतलब समझ लीजिए, जिस समय में ये चर्चा में आया था तब की बात हो रही है। दक्षिण अफ्रीका द्वारा जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भू राजनीतिक परिवर्तनों और वैश्विक आर्थिक गतिशीलता की पृष्ठभूमि में इस सम्मेलन का काफ़ी महत्व है। तो कुल मिला के इस लाइन में अगर आप पीसीएस के हिसाब से सोचें तो ये जोहान्सबर्ग 15वां ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। पीसीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये कोई वो नहीं है कि पीसीएस वालों ने अपना वो बना रखा है, यूपीएससी भी ऐसे प्रश्न पूछ रही है, तो भी आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से यह शिखर सम्मेलन 2019 में कोविड-19 के महामारी के बाद पहली व्यक्तिगत बैठक, उसके पहले तो ऑनलाइन वगैरह काम चला रहे थे, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय था, जो कि आपको पीसीएस के लिए ध्यान रखना है, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। आपको क्या लगता है, इस लाइन को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है? मुझे लगता है नहीं पूछा जा सकता, तो रहने दीजिए। इतना लंबा कोई छोटा मोटा स्लोगन टाइप का रहता है ना, तब यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अदरवाइज इतने लंबे चौड़े नाम पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखते हैं। कुछ प्रमुख बिंदु उभर के आए जब ये बैठक हुई 15वीं। जैसे ब्रिक्स के विस्तार की बात हो रही है। ब्रिक्स में शामिल देशों की सदस्य संख्या 5 से बढ़कर 11 होने के उपलक्ष्य में 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह इसकी वैश्विक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस प्रयास को दर्शाता है। संख्या बढ़ रही है, यहाँ साफ नहीं दिख रहा है, मैं कुछ उपाय करता हूँ, रुकिए। अब ठीक है, अब साफ दिख रहा है। एक्चुअली ये इसमें कभी कभी ना सामने ऐसे लाइन बन जाती है ऐसे, तो फिर दिखता नहीं है। मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल होने वाले, मतलब शामिल होने से मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में इनका समूह, मतलब इस समूह का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। कुल मिला के ये है कहने का मतलब कि ये इसमें शामिल हुए हैं। और
मैंने एग्जांपल दिया था शायद इसी वीडियो में या फिर पिछली वीडियो में कि जब यूपीएससी ये पूछ सकती है कि G20 में कौन नहीं है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में कौन हाल ही में शामिल हुए या फिर जो हाल में शामिल हुए उसमें से कौन नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बढ़ गया है, इनका प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। इनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। ये जो शामिल हुए हैं 1 जनवरी 2024 से, नए साल से ये पूर्ण सदस्य बन जाएंगे, मतलब आधिकारिक तौर पर। प्रारंभिक ब्रिक्स सदस्यों में 2 प्रमुख समानताएं थीं, बड़ी अर्थव्यवस्था और उच्च संभावित विकास दर। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में जब ब्रिक्स को बनाया गया था, जिस व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आया था, तो ये सोचा गया था कि ये जो देश हैं, अभी मैं बार बार ब्रिक्स कह रहा हूँ, आपसे क्यों नहीं बता दे रहा हूँ कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं। थोड़ा सोचिए, मन में तो आना चाहिए ना, ब्रिक्स ब्रिक्स चल रहा है, कौन कौन से देश शामिल हैं, ठीक है। आगे तो मैं बता ही दूंगा। तो जब ये आइडिया आया था तो ये सोचा गया था कि किस आधार पे बनाया जाए। ये पहले ये नहीं सोचा, पहले ये देख लिएगा कि ये देश जो है ना, ये 2 पैरामीटर्स पे आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था भी बड़ी है, आगे भी बड़ी होगी और इनकी संभावना है विकास की। इनको अगर मिलाएं तो विश्व में महत्वपूर्ण एक संगठन उभर सकता है, इनका महत्व बढ़ सकता है। तो बना लिया गया, देशों ने बैठक की, आपस में बातचीत की, चलो बना लेते हैं, तो बना था। जो विस्तारित ब्रिक्स 11 हुए हैं, इसमें क्या है, एक कम सुसंगत समूह है। ये जो है विस्तारित ब्रिक्स 11 एक कम सुसंगत समूह है। कुछ देश संकट के दौर से गुजर रहे हैं जबकि अन्य फल फूल रहे हैं। यह अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक अलग एजेंडे के विस्तार का संकेत दे सकता है। अब इसमें थोड़ी सी सोच में मतलब बदलाव किया गया है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक ही तरह के होंगे तो एक ग्रुप में होंगे। जो थोड़े से कमज़ोर हैं लेकिन फिर भी उनकी ज़रूरत है, वो कायदे से देखा जाए तो सब अपने फ़ायदे देखते हैं, तो वो भी हमारी आवाज़ को मजबूत करने में आगे बढ़ सकते हैं। हमारी सोच के जैसे हैं, तो भले थोड़े कमज़ोर हैं, कोई बात नहीं, फ़ायदा तो हो जाएगा, ले लो उन्हें भी, उनका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ एक ही नियम लागू होता है कि किसमें हमारा फ़ायदा है। हर देश अपना लाभ देखता है, बस उसी के आधार पर संगठन बनते हैं, उसी के आधार पर समझौते होते हैं, उसी के आधार पर कानून बनते हैं। सारी दुनिया से चल रही है, यहाँ कोई नैतिकता वगैरह लागू नहीं होती। खैर, आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स का इस सम्मेलन का भारत के लिए क्या महत्व है? सिंपल सी बातें हैं, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है नहीं। बस ये है कि पढ़े रहेंगे, थोड़ा सा आपको वो आइडिया रहेगा कि इसमें क्या है। मेन बात तो इधर है, ठीक है। भारत को मतलब सहयोग बढ़ेगा, निर्यात आयात में थोड़ी व्यवस्था मतलब वृद्धि हो जाएगी, अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। बहुत कहेंगे तो ये कि क्या कहते हैं, यूएन में इसकी आवाज़ और मजबूत हो जाएगी। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, अनुसंधान के लिए भी जो है सपोर्ट मिलेगा, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होगा, यही सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ से पूछा जा सकता है भू राजनीतिक महत्व क्या है, इसको भी आप देख लीजिए। बाकी मैं आपको मेन चीज़ पर लेकर जा रहा हूँ, वही सारी बातें। संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए आवाज़ मजबूत होगी, समर्थन मिलेगा। जलवायु परिवर्तन के लिए जो पहलें हो रही हैं उसमें भी साथ में मिल के आवाज़ उठाएंगे, बात आगे बढ़ेगी। बहुत सारे विकसित देश हैं जो कि बात ही नहीं मान रहे हैं, तो जब विकासशील देश एक साथ मिल के कहेंगे कोई बात कि तुम ये काम करो, चाहे कार्बन उत्सर्जन कम करना हो या फिर जो ग्रीन फंड है उसमें पैसे देने हों, तो फिर वो मानेंगे, ठीक है। मेन चीज़ इधर है, जो काम की बात है। अभी तक मैं आपको बता दूं, जो नए देश शामिल हुए हैं वो देख लीजिए। बाकी पुराने जो देश हैं, मुझे उम्मीद है कि आप में से कई दोस्तों को पहले से पता है, फिर भी बता देता है। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये हैं ब्रिक्स, ठीक है। पहले ब्रिक था, बाद में एस जुड़ गया, ब्रिक्स हो गए। अब ये बाकी भी जुड़ गए हैं, तो अब ब्रिक्स, अब देखते हैं नाम यही रहेगा कि आगे कुछ चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हैं अस्थाई शुरू के सदस्य, बाद में कुछ और जुड़ गए हैं। तो पहले अभी जो हमने बात की है उसमें उनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बाकी इनको भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये है 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील, ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए ब्रिक शब्द को गढ़ा।
ब्रिक्स शब्द बनाया कि ये उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, आने वाले समय में बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बनेंगी। 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप दे दिया गया। मतलब ये देश जो है, चारों देश के विदेश मंत्री बैठे 2006 में और फिर कहा कि चलो फिर संगठन ही बना लेते हैं, मज़ा आएगा। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल मतलब होने के लिए बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और उसके बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, तो ये नाम बन गया। अब इसके हिस्से की बात करें, हिस्से से मतलब ना इसके मतलब महत्व की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? 2023 का क्वेश्चन देखिए, जो भारत और चाइना के आयात निर्यात को लेकर, ऐसे विदेशी व्यापार को लेकर पूछा गया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ब्रिक्स विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है। ये पुराना आंकड़ा है। पुराना आंकड़ा मतलब जो शुरू के जो 5 पुराने मित्र हैं, पुराने मेंबर्स हैं, सिर्फ उनकी अगर हम बात करें तो ये जो है वैश्विक आबादी के 41%, अब तो और बढ़ जाएंगे। वैश्विक जीडीपी के 24% में इनका योगदान है और वैश्विक व्यापार का 16% इन्हीं के द्वारा होता है। मतलब उसमें इनका योगदान 16% है। इस तरह के आंकड़े पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। अध्यक्षता की बात करें, फोरम की अध्यक्षता ब्रिक्स के अनुसार, मतलब ये BRICS इसी के हिसाब से, जैसे पहले ब्राज़ील करेगा, फिर रसिया अध्यक्षता करेगा, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, उसके बाद से फिर ब्राज़ील, ऐसे। तो ये हर साल बदलता रहता है, अध्यक्षता इनकी बदलती रहती है। ये बड़ा सिंपल सा है। ठीक है। भारत ने 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की मेज़बानी की थी, ये आपको पता होगा। कुछ पहले हैं, इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है न्यू डेवलपमेंट बैंक पे। 2014 में फोर्टालेजा घोषणा आया था। ठीक है, ब्राज़ील में एक जगह है, वहाँ पर छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने, जो नेता मिले थे, उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना की। इसका मुख्यालय शंघाई में है, चीन में। तो उसके लिए हस्ताक्षर किए थे। इसने अब तक 70 बुनियादी ढांचे सतत विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। किसने? इस बैंक ने। बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ इन्होंने की है, आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था इनकी है। क्या है इसमें? 2014 में ब्रिक्स देशों की सरकारों ने आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था की स्थापना की, मतलब इस पर संधि पर हस्ताक्षर किए। इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अल्पकालिक भुगतान संतुलन के दबाव को रोकना। कई बार भुगतान संतुलन में दिक्कत आ जाती है। अब ये आप इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? मान लीजिए भारत ने किसी अमेरिका को, मान लेते हैं अमेरिका को कुछ भेजा, सामान भेजा, मान लेते हैं 100 रुपये का आम बेचा हमने, और उधर से हमने 1000 रुपये का कोई, मान लेते हैं मोबाइल का कोई सामान खरीद लिया। तो कायदे से देखा जाए तो हमारा जो भुगतान हो रहा है वो संतुलित नहीं है। अगर हमने 1000 रुपये का सामान भेजा था, 1000 का जो है सामान ले लिया वापस, तो ये बेसिकली संतुलित है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा संतुलित है। लेकिन दुनिया का किसी भी देश को आप देखेंगे, दुनिया के, तो किसी का भी संतुलित नहीं होता है। 2 चीज़ें होती हैं, या तो प्लस साइड में असंतुलन होता है। जैसे भारत और अमेरिका की बात करें तो भारत के लिए प्लस क्या हो सकता है कि हमने 100 रुपये की चीज़ें यहाँ से 100 रुपये की चीज़ें हमने अमेरिका से मंगाई, यानी कि इसके लिए हमने अमेरिका को 100 रुपये दिए, लेकिन हमने अपनी तरफ से 1000 रुपये का सामान अमेरिका को भेज दिया, अमेरिका ने हमें 1000 रुपये दिया। यहाँ संतुलन नहीं है, लेकिन भारत के लिए फ़ायदे की बात है। लेकिन इसको उल्टा कर दें, भारत 1000 दे रहा है, मिल रहा है 100 रुपया, तो यहाँ भी संतुलन नहीं है, लेकिन नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो असंतुलन की बात हो रही है वो नेगेटिव वाले की ही बात हो रही है, कि किसी देश के पास भुगतान के लिए पैसे की कमी है और भी चीज़ें हैं, तो ये आकस्मिक व्यवस्था है, उससे उस दबाव को कम किया जा सकता है। पैसे ले लो, काम कर लो, वापस कर देना बाद में। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। पारस्परिक समर्थन प्रदान करने के लिए भी, तथा ब्रिक्स देशों की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए ये काम किया गया। समझौते भी किए गए हैं, सीमा शुल्क समझौते हैं। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, परिवहन के समन्वय और सुगमता के लिए सीमा शुल्क समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये सामान्य सी बातें हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया है इनके द्वारा। अगस्त 2021 में 5 अंतरिक्ष एजेंसियों ने ब्रिक्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तारामंडल के सहयोग को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अभी हस्ताक्षर हुआ, उसके बाद क्या है,
यह तारामंडल 6 मौजूदा उपग्रहों से बना है। ये उनके नाम है उपग्रहों के, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इस समझौते के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या, बाकी ये तो 2 भारत ने ही बनाए हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तो इसमें बस इतने ही टॉपिक, इतनी ही बातें हैं। बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे। ऐसे ही करके सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे, और बाकी तो कवर किए जा चुके हैं, आपको पता है ना। स्टैटिक पोर्शन के लगभग सारे टॉपिक्स, लगभग क्या वैसे सारे टॉपिक्स दिए जा चुके हैं। उनकी वीडियोस टॉप 500 के तहत कवर की गई हैं, वो भी प्लेलिस्ट में है। बाकी करंट अफेयर टॉप 300 प्लस 300 के तहत करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। एडवांस में आपको नोट मिल ही रही है। तो अगर आप नोट लेना चाहते हैं, जल्दी से इन चीज़ों को तैयार करना चाहते हैं, तो आपको शुरू में ही मोबाइल नंबर दे दिया गया है, उस पर मैसेज करिए, जानकारी लीजिए। अगर आपको लगता है कि चीज़ें बहुत काम की है, कम समय में रिवाइज कर सकते हैं, जल्दी से सफल हो सकते हैं, तो तुरंत ले लीजिए, जल्दी से तैयार कर लीजिए, सफल हो जाइए, ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।